गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कल हमने डिस्कस किया था डेटा प्रोसेस इनइक्वालिटी के बारे में, तो कल मैंने बताया था किस तरीके से आप डेटा प्रोसेस इनइक्वालिटी में 3 वेरिएबल लेते हैं, फिर उन तीनों वेरिएबल को जो आप है किस तरीके से मार्कोव चेन फॉर्म करते हैं, फिर किस तरीके से दो वेरिएबल के बीच में आपका डिपेंडेंसी होता है और दो वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने कल डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डेटा प्रोसेसिंग मीन्स कुछ थ्योरम है, किस तरीके से उस चीज को अप्लाई किया जा रहा है। अब कुछ एक हम उसमें कंक्लूड करेंगे कि क्या रिलेशन बेसिकली आपका है उन तीनों वेरिएबल के बीच में। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक थ्योरम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टेटमेंट लिख दें, थ्योरम जो आपका है, इफ x arrow y arrow z then mutual information between x and y always greater than mutual information between x z। ये आपका है, यहाँ पे थ्योरम दिया गया है। इस थ्योरम में आपका सिर्फ ये स्टेटमेंट बस यही है, जो लाइन लिखा हुआ है इसमें ये कहना चाह रहा है इफ x एरो y एरो z मीन्स आपका यहाँ पे 3 वेरिएबल है, मीन्स आप यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो डेटा प्रोसेस इनइक्वालिटी है। और जो ये सिंबल का हमने बताया था, इस तरीके से कहीं भी अगर आपका नोटेशन हो या सिंबल मीन्स हियर these 3 वेरिएबल are in the form of the Markov chain, and then we have to calculate, we have to find what is the mutual information between the x and y is always greater than equal to the mutual information between x and z। हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए by the chain rule we can expand mutual information in two different ways। अब क्या कंसीडर करना है, दैट इज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमने यहाँ पे 3 रैंडम वेरिएबल्स लिया हुआ है और वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन x टू द y, z। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ लाइन बाय यूजिंग द चेन रूल, हमें यहाँ पे यूज करना। एक्चुअली आपने जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा हुआ है। हियर वी आर यूजिंग द 3 वेरिएबल, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन एक्सपेंड द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बाय 2 डिफरेंट वेज। तो इसी सेम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को 2 तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वी गेट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्स जेड प्लस म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन वाई कंडीशनल जेड। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी चीज को और अलग से और ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट मतलब अनदर वे में ब्रेक करेंगे। जिस तरीके से दिख रहा है आपको यहाँ पे वाई जेड, ये आपके एक के बाद एक लिखे हुए हैं। अगर आपने जेड आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, वो चीज सेम है। तो सिमिलरली बस इस फॉर्मूले में चेंज होगा क्या, जहां जहां आपका जेड लिखा हुआ है वहां वहां वाई हो जाएगा, और जहां आपका वाई लिखा है वहां पे जेड हो जाएगा। तो सिंपली आप राइट कह सकते हैं यहाँ पे दैट इज आई एक्स वाई प्लस आई एक्स जेड वाई। आपने राइट किया और ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। सिर्फ क्यों बराबर हो, क्योंकि आपने इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड किया हुआ है 2 तरीके से, जो आपने ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है। तो अब हमें जो भी चीज देखना है, अब आपको यहां देखना है इसमें क्या था। तो मेन पहले हम कंसीडर करेंगे इस वाले टर्म को, इस टर्म। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज x इज
independent sorry x and z are independent। तो आपको दिख रहा है हमने जो सेकंड लाइन में जो ये वाला टर्म है ये सिंपली क्या राइट किया गया, इट इज द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन x to the z with conditional entropy y, here this value is equal to 0 because x and z are independent। तो ये सब चीजें हम क्यों लिख रहे हैं, why they are independent, because आपको पता है कि पहले लाइन में जो हमारा ये लिखा हुआ है x y and z आपका अगर मार्कअप चेन फॉर्म अगर कर रहा है तो x और z के बीच में आपका क्या होगा, वो these two variables are independent means इनके बीच में कोई हमारा म्यूचुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगा फॉर गिवन y। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज x एंड z आर इंडिपेंडेंट। ओके, वन थिंग मोर, सिंस I mutual information between x and y conditional z is greater than equal to 0, this is due to the relative and this is due to the information inequality means अब हम इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो this term always greater than 0। ओके, और वन थिंग मोर, तो आपको दिख रहा है अब हमारे टोटल 3 टर्म बचे हुए हैं, एक टर्म आपका ये रहा, एक टर्म आपका ये रहा और एक टर्म आपका ये था। तो अगर हम बात करें तो जो ये टर्म है वो इन दोनों का सम है, जो आपको दिख रहा होगा कोई भी क्वांटिटी अगर दो चीज का अगर सम हो मींस यहां दिख रहा है और जिसमें दोनों वैल्यू हमारी क्या है, दोनों वैल्यू हमारी क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मींस या तो पॉजिटिव होगा या तो वो 0 होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जब कोई क्वांटिटी किसी दो का सम है तो आप कह सकते हैं कि जो टर्म किसी दो का सम है वो उन दोनों टर्म से क्या होगा, वो अधिक होगा। ओके, अधिक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन उन दोनों टर्म में से कोई एक 0 हो जाए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्या होगा आपका, I x y greater than equal to I x z, ये लिखा आपने, तो यही आपको प्रूव भी करना था। तो दिख रहा है किस तरीके से आपने टर्म्स को कुछ एक दो टर्म्स को 0 किया हुआ है, एक टर्म्स को फिर किस तरीके से आपने यहाँ पे कंक्लूड किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। जैसे आपने दिख रहा होगा दिस टर्म इज द सम ऑफ दिस टू टर्म और ये दो टर्म हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ये टर्म होगा हमेशा क्या होगा, वो इससे हमारा अधिक मतलब इससे और इससे दोनों से अधिक हो सकता है। तो अभी जो हमारा रिलेशन है आपने ये लिखा हुआ है कि दिस टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। वन थिंग मोर, यहाँ पे आपका एक और डेरिवेशन आ सकता है कि दिस क्वांटिटी इज आल्सो ग्रेटर देन दिस वन। जैसे अभी आपको यहाँ पे जैसे प्रूफ के लिए अभी आपने इस केस के बीच में लिखा हुआ है, सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें, अगर हम सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन x into y greater than equal to म्यूचुअल इंफॉर्मेशन x y कंडीशन z, ये भी हो सकता है। तो आपके प्रूफ में ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है ये और ये दोनों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए जो कंडीशंस लिखी हुई हैं मींस इन दिस टू केसेस दिस टर्म ऑलवेज 0 बिकॉज x एंड z आर इंडिपेंडेंट, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और डिपेंड अपॉन कि अब कौन सा टर्म आपको प्रूफ करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये वाला प्रूफ करना है तो इसके प्लेस पे जो आपने अभी पिछले वाले केस में ये कंडीशन लिखा उस केस में आप ये लिखेंगे दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू द 0, जो आपको लिखना होगा। तो डिपेंड अपॉन क्या प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंडीशन हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट दिस। तो दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम। तो सिंपली आपने यहाँ पे डेटा प्रोसेस इनइक्वालिटी को यूज किया हुआ है और इसको यूज करने से आपने 3 वेरिएबल के बीच में जो मार्कोव चेन है वो चीज आपने देखा हुआ है
और उस मार्कअप चेन यूज करने के साथ आपने ये देखा होगा किस तरीके से इनके और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन हमारा है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक आपका थ्योरम था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो एक्चुअली सफिशिएंट स्टैटिक्स को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ टर्म जानना है, कुछ फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं उसके पहले मैं डिस्कस कर दूं ये सब चीजें क्या हैं, और आप ये कह सकते हैं कि दिस टॉपिक इज द आल्सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेटा प्रोसेस इनइक्वालिटी, ये चीजें हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैटिक्स क्या होता है, सफिशिएंट क्या होता है, और इनको डिफाइन करने के लिए कौन कौन से आपके वेरिएबल हैं या कौन कौन से फंक्शन है, वो हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ राइट करते हैं। सपोज दैट वी हैव ए फैमिली ऑफ probability mass function f theta, that is function of x, indexed by theta, and let x be a sample from a distribution in this family let tx be any statistic that is function of sample like sample mean or sample variance, then theta arrow x arrow tx and by the data processing inequality we have I mutual information theta to x always greater than equal to mutual information between theta and tx.
if equality hold no information is lost। तो ये एक छोटा सा आपका रहा सिंपल, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में। और सपोज जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सपोज दैट वी हैव अ फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तो फैमिली मीन्स जस्ट लाइक मीन्स आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड फैमिली, और विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द f theta x, and where theta is used for indexing, mean just like this can be ranges from that is from 1 to any number, means depend upon how many the probability mass function which are present in the that family। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज किया, दैट इज बाय द थीटा, एंड देन वी मेक ए सेट which is represented by the x be a sample from the distribution in the family। या सिंपली कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक फैमिली लिया हुआ है, वहां बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपके, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो सिंपली वी मेक ए सेट मींस ए सबसेट। जैसे आपने सेट सबसेट पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा हमारा जो सबसेट होता है, सबसेट के सारे एलिमेंट वो सेट में लाई करते हैं अगर आप कहें। उसी तरह आपने एक एक्स सेट को डिफाइन किया हुआ है, दिस इज आल्सो अ सेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इन दैट केस ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट एक्स इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो यहाँ पे वही चीज है, मीन्स वी मेक या वी make a subset of x having the all the members which are present in this one। तो ये वही कहना चाह रहा है। then after we make a function that is also written tx। tx means आपने t को डिफाइन किया हुआ है, और which is the function of that subset be any statistic। स्टैटिस्टिक का मतलब यहाँ पे है दिस इज द फंक्शन ऑफ सैंपल। फंक्शन ऑफ सैंपल मीन्स आपने जो x जो सबसेट बनाया है, उन सारे एलिमेंट को लेके आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से, एंड देन द स्टैटिस्टिक लाइक द सैंपल मीन्स और सैंपल वेरिएंस। तो कुछ एग्जांपल भी आ रही है, दैट इज जस्ट लाइक दिस द सैंपल मीन्स और द सैंपल वेरिएंस। तो ये जो सैंपल मीन्स या आपने सैंपल वेरिएंस या आपने बहुत सारे जैसे आप लोगों ने मोड और मीन और मीडियन सब चीजें पढ़ा होगा जब आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही है। तो आप जब ये सब चीजें जब पढ़ते हैं, जब हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उस पर आप मोड मीन मीडियन सब चीजें फाइंड करते हो। सिमिलरली वी आर आल्सो फाइंड हियर द सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस। वेरिएंस इज आल्सो पैरामीटर जो हमने स्टडी किया था स्टैटिस्टिक में जब फर्स्ट ईयर में थे, यहाँ भी वही चीज है। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पे तीन चीजें डिफाइन किया गया है कि आपने लास्ट में फाइनली आपने टीएक्स को डिफाइन किया हुआ है। और ये टीएक्स डिफाइन कैसे हो रहा है, फर्स्टली आपने एक फैमिली लिया हुआ है, वो फैमिली कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन फ्रॉम दैट फैमिली वी मेक ए सेट एक्स मींस हैविंग द सम नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन we define a function tx which is on the behalf of the elements which are present in the that x, and then finally we define a function like the sample means or sample variance, then we make a Markov chain here, just like आपने दिख रहा होगा जैसे थीटा which is used for represent the indexing। then अगर आप थीटा कुछ थीटास के वैल्यूज को आपने लेके एक सिंपल आपने एक सबसेट x बनाया हुआ है, एंड देन आपने जो tx फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, वो tx फंक्शन जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो here also just like in the data process inequality we are using the three random variable, also here we are also using the three random variable theta x and tx, and then by using the data process inequality जो ऑलरेडी हमने अभी प्रूफ किया है थ्योरम को, जो भी जस्ट इसके पहले टॉपिक डिस्कस किया था हमने, जिसमें आपने एक्स वाई जेड को यूज किया था, मीन्स
the mutual information between these two is always greater than equal to the mutual information between the these two। वही चीज हम मेंशन किया है ऑलरेडी, जब डिस्कस किया है, तो वो देखिए आपका नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, मींस द म्यूचुअल information between the theta and x is always greater than equal to the mutual information between the theta and tx। ओके, इफ इक्वालिटी होल्ड, अगर इनके बीच में अगर इक्वालिटी अगर होता है, मींस देयर इज नो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट, मींस कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा लॉस्ट नहीं होगा। ओके, तो अब हमने एक्चुअली हमें जो मेन डेफिनेशन इसका पढ़ना है, तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स कंसीडर किया हुआ है, दैट इज थीटा, एक्स एंड टी एक्स जो हमने बोला। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम इन वेरिएबल्स का यूज करेंगे, और फिर बाय यूजिंग द डेटा प्रोसेसिंग अगेन वी मेक अ फॉर्मूला लाइक दिस वन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर हम ये दिखाना चाहेंगे कि किसी भी सैंपल को हम जब बनाते हैं, मीन स्टैटिस्टिक बनाते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो जो आपने वो चीजें जो फंक्शन बनाई है, क्या उस डेटा के लिए वो सफिशियंट है कि नहीं। अगर वो सफिशियंट है, देन दिस इज कॉल्ड द सफिशियंट स्टैटिस्टिक। मींस आपने जो सैंपल मीन या सैंपल वेरिएंस जैसे हम बनाते हैं किसी भी एक्स पे, तो क्या वो सारे कंडीशन, सारे प्रॉपर्टीज को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ दे आर फुलफिल, देन वी कैन से दैट दिस टीएक्स इज कॉल्ड द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो आप कह लो कि हमें ये जो तीन टर्म है ये आपके अभी आएंगे आगे, जब मेन एक्चुअल डेफिनेशन में डिफाइन करूंगा व्हाट इज दिस वन, तो आप ये टर्म आपके डिफाइन होने हैं। देन व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन। A function tx is said to be a sufficient statistic relative to the family f theta x if x is independent of theta given tx for any distribution on theta, that is theta form a Markov chain। Then according to data processing inequality mutual information between theta tx greater than equal to mutual information between
ये आपका स्टेटमेंट एक्चुअली जो यहाँ पे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया गया है, दिख रहा है फंक्शन tx। अब दिख रहा है आप किस तरीके से, अभी आपने जो मार्कअप चेन जो फॉर्म किया था सिंपली जब स्टडी किया था, तो आप दिख रहा है आपका जो फंक्शन था वो लास्ट में था और ये चीज आपका यहाँ था। मीन्स आपने जो x को डिफाइन किया था आपने फैमिली पे डिफाइन किया, देन डिफाइन द फंक्शन। तो उस केस में वो सिर्फ आपका कंडीशन वो सफिशिएंट का नहीं था। अब आपने क्या किया हुआ है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तब कहलाएगा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थीटा इन दिस केस। मींस आप फैमिली पे ही फंक्शन को डिफाइन कर दो। जो फैमिली आपका था दैट इज एफ थीटा एक्स ऑन विच वी डिफाइन द फंक्शन या और स्टैटिस्टिक लाइक द सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस, जैसे आपने जो यहाँ लिखा भी हुआ है here tx is directly depend upon theta, and after that we take the set from that sample mean or sample variance, or simply we can say that जो अब ये आपका जो सेट बनेगा it is not depend upon the theta। तो अब जो आपने स्टैटिस्टिक्स को जो डिफाइन कर लिया है विच इज कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा विच आर प्रेजेंट इन द फैमिली। तो ये जो कंडीशंस अगर आपके फुलफिल होती है देन दिस इज कॉल्ड, देन दिस df is called sufficient statistic। Okay, and this also for a Markov chain, then according to the data process inequality we also define the I, and that is the theta, that is mutual information between these two is always greater than equal to the mutual information between the theta and x। तो अगर ये कंडीशन अगर आपका फुलफिल होता है इन दैट केस जो आपने ये स्टैटिस्टिक डिफाइन किया हुआ है, दिस स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर एनी फैमिली विच रिप्रेजेंटेड बाय द एफ थीटा एक्स जो यहाँ पे कहा गया है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन आपका है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का। तो हमने जो कुछ चीजें जो इसके पहले डिस्कस किया था कि क्या आपके जो ये सब कैसे पैरामीटर्स को हमने लिया हुआ है, किस तरीके से हमने फैमिली से हमने एक सबसेट को क्रिएट किया हुआ है, देन आफ्टर दैट वी मेक ए स्टैटिस्टिक ऑन दैट सबसेट लाइक द सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस, वो चीज डिस्कस किया हुआ है। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू, हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो दिस इज अबाउट द अनदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी, किस तरीके से नंबर ऑफ डेटास को आप लेते हैं और उस पर किस तरीके से आप प्रोसेस करते हैं, वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन ऑल द पैरामीटर लाइक दीज थीटा tx एंड x, दिस ऑलरेडी मैं डिस्कस किया पहले। देन आफ्टर वी डिफाइन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस था। नाउ तो दिस इज अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और ये कंडीशन मस्ट है। और जब वन थिंग मोर, जब हमारा ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी मींस व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस वन, इट इज फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द थीटा। ये सिंपल आपका था सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is Fano's inequality। तो कुछ मैं डिस्कस कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैनोज इनइक्वालिटी होता क्या है ये डिस्कस कर दूं। फिर कुछ इसका भी एक थ्योरम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फैनोज इनइक्वालिटी? फैनोज इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी relate PE, that is probability of error to the
कंडीशनल एंट्रोपी एच एक्स वाई। तो जो ये फेनोज इनइक्वालिटी है और इसको यहाँ पे सिंपली जो रिलेट किया हुआ है दैट इज वन क्वांटिटी मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड देन आई थिंक ये पैरामीटर आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। दिस इज द कंडीशनल एंट्रोपी ऑफ द सोर्स व्हेन द आउटपुट चैनल इज ऑलरेडी ऑब्जर्व। ये चीजें हैं मीन्स वी हैव फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द एक्स फॉर गिवन वाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होता क्या है, पहले हमें इसके बारे में जानना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के बारे में अगर डिफाइन करें और एक्चुअली ये सब चीजें क्यों आकर होता है, पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, देन हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू दैट एंट्रोपी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। लेट अस कंसीडर द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। वी आर टेकिंग अ ट्रांसमीटर and then channel, after that this is channel, then receiver। तो अब हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और उनके बीच में हमारा चैनल होता है। ओके, तो हम स्टार्टिंग में हमने जब आपके इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में पढ़ाया था तो वी आर यूजिंग द सिंबल x which are used as the symbol for source at the transmitter end and then we are using the y at the receiver end। ये सब चीजें आपने पढ़ा था, ये सिंबल आपने यूज किया था और आपने बहुत सारे एंट्रोपीज को डिफाइन किया था, मींस एंट्रोपी ऑफ x एंड y एंड देन जॉइंट एंट्रोपी h x y एंड देन कंडीशनल एंट्रोपी दैट इज वन, आपको पहले यहाँ लिखा हुआ है, एंड वन थिंग मोर h y to x। ये चीजें आपने पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ लिया। फिर उनके बीच में आपने रिलेशन में डिफाइन किया था कि आखिर ये होता क्या है, कंडीशनल एंट्रोपी या जॉइंट एंट्रोपी, उनके बीच में रिलेशन। देन आपने इनको डिफाइन करके देन म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा है। अब एक्चुअली होता क्या है, हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं देन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल सो मेनी एरर्स आर इंट्रोड्यूस, मीन्स बहुत सारे हमारे जो होते हैं वो आपके उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नॉइज। ओके, वन पैरामीटर इज देयर ऑलरेडी जो आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, और दैट क्वांटिटी फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू बी वेरी हाई, is to very high means the strength of signal is greater than the noise। अगर ऐसा नहीं होगा then so many interference or so many noises are there, means the actual data is not cleared कि वो ट्रांसमीटर एंड से क्या सेंड किया गया है। लेकिन हाँ ये है, चैनल के ट्रांसमिशन के दौरान हमारा एरर ऑकर होता है। तो अब इस चैनल के दौरान जो हमारे एरर्स आते हैं उनको हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग होती हैं। सो मेनी कोडिंग टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड एट द रिसीवर ट्रांसमीटर साइड, देन आफ्टर दैट इट कैन बी अगेन डिकोडेड टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, मींस व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर। तो होता क्या है कि हम जैसे मान हमने x सेंड किया हुआ है देन y को हमने रिसीव किया हुआ है, तो फिर हमें करना क्या है, जो हमने y को रिसीव किया हुआ है उस y से हमें फिर से हमें डेटा x को निकालना होता है, मींस इन्फर करना होता है, या टू गेट द डेटा एक्चुअल डेटा फ्रॉम द y। तो एक्चुअल डेटा अब हम जो डेटा को रिकवर करते हैं विच रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द x कैप। हियर वन मोर सिंबल वी आर यूजिंग दैट इज x cap, and x cap is that quantity which is the data means calculated or directly calculated from the y। आपने इसको इन्फर किया हुआ है, मीन्स आपने वहां से डेटा को लिया हुआ है, जो डेटा आप रिसीव करते हो वो डेटा आपका क्या होता है, वो आप डेटा को रीड करते हो इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल x cap। then we compare that data with the transmitted data, that is x cap is equal to x। if that data means x cap not equal to x, means जो आपने डेटा को इन्फर किया हुआ है फ्रॉम y, means अगर ये डेटा अगर इसके बराबर नहीं होगा means there is error during the transmission through the channel। तो if they are the same means there is no error। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपका एरर तभी होगा जो डेटा को आपने आप फाइंड किया हुआ है x कैप को, अगर ये इसके बराबर नहीं हो।
अगर ये इसके बराबर नहीं है मींस देयर आर एरर। तो जब ये एरर ऑकर हो गया, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिट 4 एंड 5 में कोडिंग टेक्निक्स है, अभी डिस्कस नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। देन अ टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज डिफाइंड व्हेन एरर इज ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका बेसिकली होता क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, सिंबल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इन दैट केस व्हेन x कैप नॉट इक्वल टू x। और हमारा जो x कैप होता है विच इज, अब हमारा जो आपको पता है कि ये हमारा डेटा में यहां से फाइंड करते हैं x कैप, तो आपने टर्म में डिफाइन किया हुआ दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और वो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी होता है इन दैट केस व्हेन वी मेक अ मिस्टेक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जो हम ट्रांसमिशन डेटा करते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो एरर होता है। और जब एरर होगा तो क्या होगा, दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू दिस वन, जो लिखा हुआ है। तो ये जो आउटकम है या जो ये इवेंट हैपन होने में जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और दिस प्रोबेबिलिटी इज ओनली ड्यू टू व्हेन दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू दिस वन। इफ दे आर द सेम देन देयर इज नो एरर। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को डिस्कस हम तभी करते हैं जब कोई एरर आपका होता है। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के बारे में जान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो वो वैल्यूज होती हैं इन दैट केस व्हेन x कैप नॉट इक्वल टू x। तो अब आपने पैरामीटर्स को आपने जान लिया। अब ये हो गया। हाँ, अब फेनोज इनइक्वालिटी ने क्या किया है, जो हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होता है, अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो फेनोन ने ये ऑब्जर्व किया, इफ दिस, हाँ, वन थिंग मोर, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू 0। ये 0 तभी होगा व्हेन कंडीशनल एंट्रोपी इज इक्वल टू 0। सॉरी, कंडीशनल एंट्रोपी दिस वन इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं दिस विल बी 0, अगर आप लिखना चाहें इफ एंड only if when this one is equal to 0। दिस इज आइडियल केस, जो ये आपका लिखा हुआ है दिस इज आइडियल केस। बट इन प्रैक्टिकल it is not possible to make the conditional entropy is equal to 0 if the conditional entropy is equal to 0, in that case the probability of error is equal to also 0। but in practical there is some value, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं, मीन्स हमारे जहाँ पे कंडीशनल एंट्रोपी होता है इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। तो ये जो कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, अगर ये वैल्यूज हैं तो ऑब्वियस सी बात हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी होगा। तो हमें क्या ट्राई करना, हमें प्रयास ये करना है कि हम जो हमारा कंडीशनल एंट्रोपी है दिस शुड बी वेरी लेस। अगर वो लेस होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी कम होगा हमारा। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट the small PE relative to small conditional entropy, और basically this things related by Fano's inequality।
तो अभी जो मैंने आपसे बोला कि अब हमें जो ये वर्क करना है, अभी जो सिंपली मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है, इस ओवरव्यू में ये बताया हुआ है कि जो फेनोज इनइक्वालिटी था, सिंपली इन्होंने रिलेट किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टू द कंडीशनल एंट्रोपी। तो हमने बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मेनली ऑकर व्हेन द कंडीशनल एंट्रोपी नॉट इक्वल टू द मींस व्हेन द दिस एक्स कैप नॉट इक्वल टू एक्स। तो उस केस में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को डिफाइन किया हुआ। आइडियल केस में अगर हमारा कंडीशनल एंट्रोपी जीरो है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमारा जीरो होगा। बट there in practical there will be the some probability conditional entropy, जब वो probability होगा तो there is also the probability of error। जब probability of error होगा तो obvious सी बात है there is the some error during the transmission of the data through the channel। तो अब हमें प्रैक्टिकली हमें ये जो फेनोज इनइक्वालिटी थी ये डिफाइन किया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे रिलेट किया हुआ है दैट इज स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टू द स्मॉल कंडीशनल एंट्रोपी। तो ये रिलेशन आपका है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये आपका रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है किस तरीके से अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर स्मॉल होगा तो किस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी आपका स्मॉल होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे देखना है। ओके तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको जो चीजें बेसिकली जो यहाँ पे टर्म्स आ रहे थे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होता क्या है, देन हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू द कंडीशनल एंट्रोपी। तो ये सब चीजें जो ऑकर हुई है, मैंने आपसे बोला किस तरीके से अगर हम चैनल में हमारा ये एरर ऑकर होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स को ये डिफाइन किया गया है। तो अब हमारा है क्या, तो ये आपका इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो स्टेटमेंट है वो अभी मैं कल डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट के बारे में। आप कुछ इसका स्टेटमेंट है, फिर उसको आपको वो करना है कि स्टेटमेंट क्या है, फिर थ्योरम है वो आपको क्या रिलेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिकली होता क्या है कि इस वक्त मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जब आपने जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने बहुत सारे टेक्निक्स पढ़े होंगे, कोडिंग टेक्निक्स ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। दैट इज आपने एक सोर्स कोडिंग पढ़ा होगा और एक आपने चैनल कोडिंग पढ़ा होगा। तो जो सोर्स कोडिंग होता है जैसे आपने पढ़ा होगा आरजेड एंड आरजेड, ये सारी कोडिंग पढ़ा होगा आपने। तो उन कोडिंग का यूज क्या है, वो जब कोडिंग आप करते हैं तो वो कोडिंग करते हैं जैसे मान लीजिए हमारा, जैसे मैंने बोला था हमारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो डेटा हमारा एनालॉग के फॉर्म में हो सकता है। तो जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या जब डिजिटल की बात हम करते हैं तो इन सारे जो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं इसको हमें डिजिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वी आर यूजिंग द पीसीएम सिस्टम। बाय यूजिंग द पीसीएम सिस्टम सिंपली वी कन्वर्ट द दैट सैंपल डेटा इनटू द डिजिटल वैल्यू दैट इज 01 के फॉर्म में। अब वो जब 01 जो हमारे जो डेटाज होते हैं अब उनको हमें वोल्टेज लेवल डिफाइन करना होता है। मींस हाउ मेनी वोल्टेज दैट इज 5 वोल्ट या 2 वोल्ट जो भी चीज है। आपने बहुत सारे वहाँ पे कोडिंग टेक्निक जैसे आपने मैनचेस्टर कोडिंग, आरजेड एंड आरजेड, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो वो सब चीजें आपने डिफाइन किया हुआ है। दैट कोडिंग इज कॉल्ड द सोर्स कोडिंग। बट अगर हम जो एरर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एरर में हमारे जो कोडिंग होते हैं, जैसे अगर बाय नेम मैं यूज कर लूँ, जैसे वी आर यूजिंग द हैमिंग कोड एंड देन कन्वोल्यूशन कोड, साइक्लिक कोड, बहुत सारे कोडिंग्स आपने टेक्निक्स पढ़े होंगे। देन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा होगा, किस तरीके से आपने इनकोडर का फिगर बढ़ाते हैं फिर आप डिकोडर का फिगर बनाते हैं। ये सारे बहुत सारे टेक्निक्स वी आर यूजिंग। फिर आपने ये पढ़ा होगा जैसे आप हैमिंग कोड ही पढ़े होंगे आपने, 2-3 सिंबल यूज करते हैं आप लोग, दैट इज एन, फिर आपका के होता है, फिर ये आपका इस तरीके, फिर आपका क्यू होता है। This is the number of the bit in the message and then a total number of bit we are using the so many check bits we are using to the message bit, then we are add up हम मतलब ये दोनों मिलकर हमारा n के बराबर, जैसा पता होगा दैट इज n इज इक्वल टू q प्लस k। इस तरीके से आपने फाइंड किया होगा। और दिस इज द नंबर ऑफ चेक बिट एंड दिस इज द मैसेज बिट एंड आफ्टर एडिंग वी गेट द टोटल नंबर ऑफ द बिट्स दैट इज n। ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा। ये सब चीजें हम क्यों करते हैं, जब ये सब चीजें हम करते हैं तो आपको पता होगा कि हम होता क्या है कि हमें इन चीजों को पहले इनकोड करना होता है। इनकोड क्या होता है कि जो भी हमारे आफ्टर मॉड्यूलेशन जो डिजिटल के फॉर्म में है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पे नंबर ऑफ चेक बिट्स को हमें यूज करना होता है। जैसे जो हम एक्स्ट्रा बिट्स बोलते हैं या हम
रिडेंसी बिट बोलते हैं। जैसे हमने आप रिडंडेंट बिट्स मींस हैविंग द नो इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बस आप उनको ऐड करते हैं टू कैलकुलेट द एरर, या अगर टू फाइंड द एरर एंड टू डिटेक्ट द एरर एंड देन टू करेक्ट दैट एरर, ये चीज होता है। तो होता क्या है, जब हम एरर के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने वही बोला, तो हमारा मेन जो इनका वर्क होता क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल, जब मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता है तो हमारा वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके एरर्स आते हैं, तो हम करते क्या है, ट्रांसमीटर साइड पे ही हम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स को हम ऐड कर देते हैं, और जब एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ बिट्स चेंज देन एट द रिसीवर एंड। अब रिसीवर एंड पे क्या होता है कि आपका वहां पे जब जाते हैं, फिर हमें उसको फिर से उन बिट्स को हमें हटाना होता है, तो उस चेक बिट से यूज क्या होता है, टू डिटेक्ट द एरर, इफ देयर एनी एरर देन टू रिमूव दैट एरर, ये काम हमारा होता है यहाँ पे। तो ये काम आप लोग करते हैं, ये ऑलरेडी आप पता ही होगा आप लोगों को। अब बाकी जब यूनिट 4 यूनिट 5 में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जब मॉडलेशन टेक्निक पढ़ा होगा, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स को भी फाइंड किया होगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपने पढ़ा होगा, चाहे ASK, PSK, FSK, देन इन ऑल द केसेस वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर, आपने फाइंड किया होगा। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का डिस्कस किया हुआ है, तो उस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को यहाँ पे जो रिलेट किया गया वो कंडीशनल एंट्रोपी से किया हुआ है, जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी तक जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी हमने इनइक्वालिटीज पढ़ा हुआ है, दैट इज जेनसन, देन डेटा प्रोसेसिंग, देन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेनोज इनइक्वालिटी, एंड देन उसके पहले हमने एंट्रोपीज, देन एंट्रोपीज में रिलेशन हमने पढ़ा होगा। तो वो इसमें प्रूफ में वो सारी चीजें यूज होंगी आपकी, ठीक है। जैसे रैंडम वेरिएबल्स के बारे में कुछ चीजें होंगी, फिर हमें नेक्स्ट जब थ्योरम को मैं डिफाइन करूंगा, तो उस थ्योरम में आपके जो ये पी एक्चुअली जो यूज हो रहा है, उस पी कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज हियर पी आर द these are the binary values having the 1 and 0, 1 in that case when there is error and 0 in that case when there is no error। तो ये सब चीजें हम यूज करेंगे। और कुछ हमने जो अभी मैंने आपको थ्योरम्स को हमने जो पढ़ाया था मैंने आपको, वो थ्योरम का यहाँ पे सीधे अप्लाई होगा। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ था आपका फेनोज इनइक्वालिटी का। तो कल मैं डिस्कस करूंगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। वन थिंग मोर, यहाँ पे हम एक नाम और यूज करते हैं, जैसे एक नाम यहाँ पर आता है, एक ब्लॉक आपका और होता है, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर। एस्टिमेटर, और इस एस्टिमेटर से हमारा एक्स क्या फाइंड होता है, मींस एस्टिमेटर बाय नेम वी कैन से दैट वी एस्टिमेट समथिंग फ्रॉम सम वन डेटा, समथिंग कह सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमें रिसीव करते हैं उसको फिर हम एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेट करने के बाद ही हमने एक्स कैप को डिफाइन किया हुआ है। तो और वो एक्स कैप हमारा इसके बराबर होना चाहिए इफ देयर इज नो एरर, इफ देयर इज एरर देन दीज आर नॉट सेम। हमें ये चीज देखना होता है। तो जब कल थ्योरम में हम जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम एस्टिमेटर का वर्ड भी यूज करेंगे, और कुछ जो हमारे मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या बेसिकली टर्म्स आपके यूज होने हैं, जो वेरिएबल्स होंगे, दैट इज एक्स हो गया, देन वाई हो गया, देन आपका वहां पे पी वर्ड यूज होगा, देन आपका कंडीशनल एंट्रोपी आपके यूज होंगे, उसी के साथ आपका ये कंडीशनल एंट्रोपी और यूज होगा, इस तरीके से ये सारे टर्म्स आपके यूज होंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था आपका फेनोज इनइक्वालिटी, कल डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।